हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षाएं एकेडमी। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देख रहे हैं। हमारा 7 जो प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और 8वां आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, जो हमारे जो क्वेश्चन अभी हम लोग जितना एनालाइज कर रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो हो रहे हैं हमारे सब रिपीट हो रहे हैं और क्वेश्चन का मेथड सेम है। बस क्या है, क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा क्या हो जा रहा है, चेंज कर दे रहे हैं, बाकी सब चीजें सेम ही आ रही है। और टू द सिलेबस, और बाकी जितना हमारा सिलेबस है सिलेबस के अनुसार ही पूरी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। और अभी हम लोग जो 28 और 29 तारीख में जो पेपर दिखा हुआ है उसमें भी क्या हुआ, जो क्वेश्चन हम लोग को मालूम हुए हैं वो भी क्वेश्चन क्या है, सेम वही रिपीटेड ही आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स क्या है हमारा, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। हाँ दोस्तों, हमें कुछ भी करने के लिए धैर्य बनाना होगा। अगर धैर्य नहीं होगा तो हम कुछ भी चीजें पाने में हमें क्या होगा, दिक्कत होगी। तो हम कोई भी चीजें पा नहीं सकते आसानी से। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, पेशेंस करना पड़ेगा। चीजों पर क्या करना पड़ेगा, पेशेंस। अगर पेशेंस बना लेंगे तो आप सक्सेस जरूर पाएंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा कौन सा है, 8वां एनालिसिस पेपर है आज का। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 8 अंकों की संख्या में ये लिखा हुआ है 2 6 7 1 32 3 2 9 8 11 से पूर्ण विभाजित हो जाती है तो एक के स्थान पर अंक बताएं। तो दोस्तों इसे अब तो भाग देके करेंगे तो उसे क्या हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। अगर आपको 11 का विभाजता का नियम पता रहेगा तो इसे आप इजीली कर सकते हो। 11 का विभाजता का नियम कैसे होता है, देखिए पहला इसको ये और ये मतलब कि जो इवन नंबर हो गया, इवन प्लेस और ऑड प्लेस को क्या करना है, दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे। अगर हमारा डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 आता है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। अब चलिए देखते हैं, 8 2 10 10 ए और ये हो जाएगा 10 और 6 16 ए हो जाएगा। ये 16 प्लस ए, इसको जोड़ते हैं 9 3 12 12 और 7 19 19 और 2 21। अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 0 आए या फिर 11 आए। अब सोचिए यहां पर अगर हम क्या लिख दें, कि दोनों संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो 16 है, 16 में कितना जोड़ेंगे कि 21 हो जाए। तो 16 में 5 अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21। तो 21 माइनस 21 अगर करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा कितना आ जाएगा, 0। अगर शेषफल हमारा 0 आ जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 आए या फिर 0 आए तो वो संख्या 11 से विभाजित, तो हमारा 0 आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 5 जो है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक के स्थान पर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये नंबर दिया हुआ है, पैटर्न दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थान को भरिए। जो खाली स्थान है इसमें भरना है। अब देखिए ये पैटर्न है, कैसे क्या है, देखिए पहले क्या है, z है, इसका अपोजिट नंबर क्या है, a होता है। ठीक है, z का अपोजिट क्या होता है, a होता है। ये रीजनिंग में देखते हैं z का अपोजिट क्या होता है, a की वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर किया गया है। पहले में क्या किया गया, 1 का स्क्वायर, फिर जैसे z लिखा गया है, उसके बाद देखिए 1 का क्या किया गया है, क्यूब किया गया है। अब देखिए आगे हो रहा है कि नहीं, आगे देखते हैं। y है, y का अपोजिट क्या होगा, b होगा। तो b का वैल्यू क्या होगी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक, अब x का अपोजिट क्या हो जाएगा, c की वैल्यू क्या होगी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27। उसी तरह से यहां देखेंगे v, ये हो जाएगा e की वैल्यू क्या होगी, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा v और 5 का क्यूब। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा v, 5 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 125 के बराबर। अब देखिए ये v के पहले क्या है, v के बाद क्या है, w देखते हैं कहां पर है, w देखिए यहां पर है और यहां पर है। अब w का अपोजिट वर्ड क्या होगा, ड्रॉ, w का क्या होगा, अपोजिट d होता है, उसका क्या शॉर्ट में याद करते हैं, ड्रॉ से। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ड्रॉ, d की वैल्यू क्या होगी, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। पहले 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर w लिखेंगे और 4 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ये हो जाएगा 4 चौक 16, w 4 चौक 16 चौका 64, तो हो जाएगा 16w 64। देखिए किस ऑप्शन में है, ये 27 है, ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है? तुल्य भिन्न मतलब क्या होगा? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है। देखिए किसका डिनोमिनेटर सेम होता है? 2/3 और 3/2, 1/2 और 3/8, 3/4 और 3/7, 1/4 और 3/7। डिनोमिनेटर मतलब क्या होगा? हर अगर समान होगा वो संख्या हमारी क्या, वो भिन्न हमारी कौन सी भिन्न कहलाएगी? तुल्य भिन्न, या उसे क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वही क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्वनी के पास 5 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के हैं। 5 रुपए सिक्कों के 10 सिक्के की संख्या 3 गुनी है। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की क्या है? 3 गुनी है। 20 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए सिक्कों की संख्या की आधी है। यदि उसके पास 20 के 7 सिक्के हैं, 7 सिक्के हैं, तो उसके पास कुल कितनी राशि है? अगर 20 रुपए के 7 सिक्के हैं, 20 रुपए के 7 सिक्के हैं, तो ये हो जाएगा 140 रुपए, ये हो जाएगा 20 रुपए के। अब देखिए 10 रुपए के देखते हैं। 10 रुपए की कंडीशन क्या कही है? 10 रुपए के सिक्कों की संख्या तिगुनी है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए सिक्कों की तिगुनी है, और 20 के सिक्के की संख्या 10 रुपए की सिक्कों की संख्या की आधी है। मतलब ये आधी है, और ये क्या हो जाएगा? 10 गुणे आधी, तो मतलब कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा 140 रुपए। उसके बाद 5 रुपए का देख लेते हैं। इसमें कंडीशन में क्या कहा है? 5 रुपए सिक्कों की संख्या 10 रुपए सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। अगर ये 14 है तो हो जाएगा 14 तिहाई, 3 गुना कितना हो जाएगा? 42। 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21। 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 21 को जोड़ लेंगे। 0, 4, 4, 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 4। तो कितने हो जाएंगे? टोटल अमाउंट कितने हो जाएंगे? 490 रुपए। तो हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घन एक ऐसी 3D आकृति है जिसकी सभी सतहें फलक एक जैसे हैं। निम्नलिखित में से किस आकृति को इस समूह में रखा जा सकता है? मतलब क्या है? जिसका जो फेस हो वो एक सा हो। घनाभ। अब देखिए घनाभ के जो फेस होंगे वो एक से नहीं होंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा? अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये तो नहीं होगा। त्रिभुजाकार, इसमें भी क्या होगा? फेस इक्वल्स नहीं होंगे। चतुष्फलक, चलिए इसको देखते हैं। शंकु, शंकु में भी क्या होगा? उसमें जो फेस होंगे वो क्या होंगे? इक्वल्स नहीं होंगे। तो हमारा बचा क्या? चतुष्फलक। तो ये क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या होगा? सभी जो फेस होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक जैसे हो जाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब समूह में विद्यार्थियों की लंबाई मापने को कहा गया तो समूह 1 जिसमें 4 विद्यार्थी थे को निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। निर्मल दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबा है। निर्मल जो है दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबा है। सीमा सलमा से 4 सेंटीमीटर छोटी है। दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है। यदि सलमा 138 सेंटीमीटर है तो निर्मल की लंबाई क्या होगी? निर्मल की लंबाई बताना है। सलमा देखिए क्या है? 138। सलमा की पता है, उसी के आधार पर सबकी मालूम हो जाएगी। सलमा की लंबाई कितनी है? 138 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पे कहा गया था सीमा सलमा से 4 सेंटीमीटर छोटी है। अब देखिए यहां सीमा का मालूम हो गया, 4 सेंटीमीटर छोटी है, तो ये हो जाएगा 134 सेंटीमीटर की है। उसके बाद क्या है? अब सीमा की भी मालूम हो गया। अगला कहा दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखो दिनेश जो है 2 सेंटीमीटर लंबे हैं, 134 है तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा 136 सेंटीमीटर। आगे की कंडीशन क्या कह रही है? निर्मल दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबे हैं। अब देखिए निर्मल की मालूम कर लेंगे, 8 सेंटीमीटर लंबे हैं तो इसमें 8 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? निर्मल की लंबाई, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जो है 144 सेंटीमीटर, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संख्या 9,19,90,099 में को अंकों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता है, क्योंकि इसका ऑप्शन जो होता है इस तरह से दिया रहता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? सबको लिख करके उसको जोड़ लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 9 करोड़ लिख लो, ठीक है? 9 करोड़
सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ हो गया। उसके बाद क्या कहा, 19 लाख, तो ये हो जाएगा 19, 1 2 3 4 5, 19 लाख 90,000, 90,000। और उसके बाद क्या है 99। सबको क्या करो, जोड़ दो, ये हो जाएगा 9 9 0 0 9 9 1 और 9, ये हो जाएगा 9 करोड़ 19 लाख 90,000। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है 9 करोड़ 19 लाख 90,099, तो हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, गलत नहीं होगा। जल्दबाजी में क्या होता है, हमारा एक नंबर गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक दुकानदार ने 11 लीटर 370 ml सेब का जूस, 8 लीटर 490 ml और 3 लीटर 150 ml को मिलाया, मतलब ये तीनों को क्या किया, एक मिश्रण किया अलग अलग को। तैयार मिश्रण को 950 ml क्षमता की छोटी बोतलों में भरा गया। इस मिश्रण को कितनी छोटी बोतलों में भरा जा सकता है कि शेष मिश्रण की मात्रा कितनी होगी। शेष की पूछी गई है, उसको निकालना है। चलिए इसको कर लेते हैं 11, अगर इसको लीटर है इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग ml में, तो एक ये हो जाएगा 11,370 ml, 11,370 ml, ठीक है। 1,000 ml बराबर 1 लीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 8,490, 8,490। उसके बाद अगला क्या है 3,150 और इसको भाग अब देना, ये सब ml है। ये हो जाएगा 0 9 7 16 5 21, 3 4 7 और 1 8, 8 और 2 10 के 0, ये हो जाएगा 0 9 7 16 5 21, 3 4 7 8 1 2 10, 8 1 9 9 3 12 और 1 13 और ये हो जाएगा 13,010। अब 13,010 को 11,370, 8,490 और ये है 3,150। तैयार मिश्रण को इतने से करना है, 0 9 7 16 5 21, 3 4 7 और 1 8 2 10, 8 1 9 9 3 12 1 13 और 1 और ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 23,010। इसको कितने से भाग करना है, 950 से, 950 से भाग करना है। 1 0 से 1 0 क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। अब 95 का भाग देंगे 2301 में, यहां पे दे लेते हैं 95 का भाग 2301 में। 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 9 18 और 1 19, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 40, 1, ये हो जाएगा 9 3 27, 9 चौक 36, 4 बार में, 4 पंचे 20, 4 9 36 और 2 38, बचेगा 1, ये हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 24 लीटर, ठीक है 24 लीटर बचेगा। कितनी बोतलों में भरा जा सकता है, 24 बोतलों में, और कितना बचेगा 21, इसे हम लोग कह सकते हैं 210 ml। तो हमारा कहाँ ऑप्शन है 24 लीटर 210 ml, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब कितनी बोतलों में भर रहे हैं 24 बोतलों में, और कितना शेष बच रहा है 210 ml शेष बच रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन कौन से कथन सत्य हैं, लिखा हुआ है 7 91 का एक गुणनखंड है, हाँ ये सही है। 13 117 का एक गुणज फैक्ट मल्टीपल है, नहीं। 21 7 का एक गुणज है, ये सही है। अब देखिए ए और सी सही है, हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में जो है ए और सी सही है, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अक्षरों के उस समूह को चुनिए जिसमें कोई भी रैखिक समिति नहीं है, सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री के बारे में हमने दोस्तों बताया था, सिमेट्री दो तरीके से होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टली, एक होती है वर्टिकली, लेकिन कुछ जगह डायगोनली भी होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली देखते हैं। अब देखिए इसकी सिमेट्री क्या हो रही है, ये हो गई, इसकी ऐसे भी हो गई, इसमें भी होगी, ठीक, इसकी ऐसे नहीं हो, इसकी तो हो जा रही है। इसमें क्या किसी की नहीं हो रही है, तो इसकी हो जा रही है। देखिए इसकी भी हो जाएगी, ये भी हो जा रही है। अब देखिए इसकी तो नहीं होगी, ऐसे भी करने पर नहीं हो रही है, ऐसे करने पर भी नहीं हो रही है, ये हो जा रही है, ये भी होगी और ये भी। इसका मतलब देखिए जो ऑप्शन बी है उसकी सिमेट्री नहीं होगी, तो यही हमारा ऑप्शन जो बी है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सोनू
लालू और बीना अपने घर के पास के स्टेडियम के चारों ओर एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने एक समय पर दौड़ना शुरू किया और सोनू 99 सेकंड, लालू ने 154 सेकंड और वीना ने 126 सेकंड में एक चक्कर को पूरा किया। कितने मिनट और सेकंड के बाद वह तीनों एक साथ उसी आरंभ बिंदु पर चलना प्रारंभ करेंगे, वे एक साथ होंगे? यह ऑप्शन दिया हुआ है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 99, 154 और 126 का एलसीएम निकालेंगे। 99, 154 और 126 का एलसीएम हो जाएगा 1356। 1356 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1356, 99, 154 और 126 इसका एलसीएम जो हो जाएगा 1386। 1356 है, 1386 होगा। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा, 1386 एलसीएम आएगा। उसके बाद क्या कहा है, इसको किस में चेंज करना है? मिनट और सेकंड में। ठीक है, तो 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, कितना बचेगा? 18, 6 9 6 3 18, 6 दूनी 12 बचेगा, 18 बचेगा, 186 हो जाएगा, 6 3 18 बचेगा 6, तो 23 मिनट और 6 सेकंड। 23 मिनट 6 सेकंड कहीं है? ऑप्शन सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है 23 मिनट 6 सेकंड वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका आप लोग एक बार एलसीएम निकाल लीजिएगा, 1386 आएगा। 99, 154, 126 का एलसीएम जो हो जाएगा 1386 आएगा, कुछ 60 से भाग दे देंगे तो 23 मिनट और 6 सेकंड आ जाएगा वो इसका आंसर। मतलब इतने समय बाद वो आरंभ बिंदु पर एक साथ होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिजू की बस सुबह 6:40 पर चलती है, उसके घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। ठीक, 10 मिनट। यात्रा करने के दिन से पहले उसे 7 घंटे की नींद चाहिए। उठने के बाद उसे तैयार होने में आधा घंटा लगता है। यदि वह बस स्टॉप पर समय से पहुंचना चाहता है तो उसे पिछले दिन कितने बजे सोने के लिए जाना चाहिए? कितने बजे सोने के लिए जाना चाहिए? देख लेते हैं पहले कितना टाइम वो लगेगा, उसको माइनस कर देंगे। 10 मिनट पहले वो हो रहा है पहुंचने में, उसके बाद है 7 घंटा उसमें सोना भी है उनको। 10 मिनट पहले करते हैं, दस मिनट और 7 घंटा सोने के लिए चाहिए, उसके बाद आधी घंटा तैयार होने के लिए। इसको जोड़ लेंगे, हो जाएगा 0 4, ये हो जाएगा 7। तो 7 घंटा 40 मिनट टोटल उनको लगेगा और उनको 6:40 पे पहुंचना है, तो इससे क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या होगा, 6:40 पर पहुंचना है और इससे घटाएंगे 7 घंटा, इसमें घटा देंगे 7 घंटा 40 मिनट, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें जोड़ लेंगे, 24 घंटे का पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इसमें से अगर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 घंटा। क्यों? क्योंकि एक 12 घंटा उसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और 18 हो जाएगा। 18 में 12 6 18, 18 में 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11। मतलब कि रात के कितने बजे सोएगा वो, 11 बजे। अगर वो रात में सो रहा है तो वो निश्चित समय पर 6:40 पर सब काम करते हुए वो बस स्टॉप पर पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11। यही ऑप्शन हमारे 11 बजे, वही ए जो हो जाएगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये संख्या दी हुई है, उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को अवरोही क्रम में दर्शाता है। दोस्तों आरोही क्रम और अवरोही क्रम से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन ऑप्शन इस तरह से दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आरोही क्रम वो क्रम होता है जो बढ़ते हुए क्रम होते हैं, वो आरोही होते हैं। अवरोही क्रम वो होते हैं जो घटते हुए क्रम होते हैं, मतलब कि Z2A। ये जो क्रम हो गए ये हमारे अवरोही क्रम। चलिए देखते हैं कौन सा हमारा सही होगा। घटते हुए क्रम 0.4351, 0.45, देखो ये बढ़ गया तो ये तो नहीं होगा। 0.5413, 5143, ये भी ठीक है, देखिए यहाँ बढ़ गया तो ये भी नहीं होगा।
अगला है 0.5413, ठीक है 5413, 5341 ये भी ठीक है, 5143 ये भी सही है, 0.4531 ये भी सही है। उसके बाद क्या 0.4351, देखिए ये क्या है अवरोही क्रम में, तो ये हमारा ऑप्शन सी है, वही क्या होगा सही होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मीनू अपने घर से 7:25 पर निकलती है और 8:07 पर पहुंच जाती हैं। जॉन्स को स्कूल पहुंचने में मीना से 7 मिनट ज्यादा समय लगते हैं। मतलब कि अगर वो 8:07 पे मीनू पहुंच रही हैं, तो जॉन्स जो हैं वो 8:14 पर पहुंचेंगे। यदि जॉन्स 8:13 बजे पहुंचा, मतलब इस टाइम पे पहुंचा, तो वह घर से कितने बजे निकला, यही बताना है। अब उनको कितना टाइम लग रहा है, ये हो जाएगा आपका 35 मिनट इधर हो गया, 35 और 7 हो जाएगा 42 मिनट, 7 मिनट का अंतर हो रहा है, तो ये हो जाएगा 42 7 49 मिनट, 49 मिनट का दोनों में अंतर होना चाहिए। कितने बजे पहुंची हैं, 8:07 पर पहुंची हैं, तो ये 8:13 पर पहुंचे ना। जॉन्स जो है, जॉन्स का निकालना है, 8:13 पे निकले, तो इसमें 49 मिनट क्या करेंगे, घटा देंगे, तब इसे मालूम हो जाएगा वो कितने बजे घर से निकले थे। देखिए ये घटेगा नहीं, तो इसको पूरा 1 घंटा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 73, 13 में से 9 जाएगा बचेगा 4, ये हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, ये हो जाएगा 7। इसका मतलब 7:24 पर वो घर से निकले थे। घर से कितने बजे निकले, 7:24, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वही क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा दोस्तों पेडागोजी स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथन का क्या करना है, चयन करना है। पहला है, दृश्यीकरण एक आधारभूत स्तर है। हाँ। निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है, नहीं, हाँ ये आता है। संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है, देखिए ये नहीं होगा। पहला देखिए सही है और दूसरा सही है, तो हमारा ऑप्शन किसमें है, ए और बी। निगमन स्तर दृश्यीकरण एक आधारभूत स्तर है, हाँ ये सही है। निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता नहीं, निगमन जो होता है विश्लेषण के बाद आता है, पहले विश्लेषण करेंगे उसके बाद निगमन करेंगे, तो ये तो नहीं होगा। संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है, हाँ ये सही है। तो हमारा ए और सी जो है वो सही है, हमारा ऑप्शन जो बी है वो उसमें क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठचर्या के लिए सही है, सही बताना है। स्थिरता प्रदान करने के लिए इसकी प्रकृति अस्थायी होनी चाहिए, इसमें सुसंगत होना चाहिए, इसे लचीला नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है, ए और बी, ए और सी, ए और केवल ए और केवल बी। तो हमारा ऑप्शन जो है, स्थिरता प्रदान करने के लिए इसकी प्रकृति अस्थायी होना चाहिए, हाँ इसे सुसंगत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसे सुसंगत, इसे लचीला होना चाहिए। क्या है, पाठचर्या, गणित पाठचर्या के लिए सही है, तो ये चीजें तो इसमें तो नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो हमारा सुसंगत होना चाहिए। तो जब हम पढ़ाए हुए थ्योरी, पेडागोजी की थ्योरी पढ़ा, उसमें ये चीजें हमने बताया था कि उसमें क्या होना चाहिए, इसे सुसंगत होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन जो बी है ये सही होगा। देखिए केवल बी सही हो रहा है, वो हमारा ऑप्शन किस में है, सी में, तो यही क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है, मतलब न्यूनतम, मिनिमम, और कम से कम। ऑप्शन है, गणित के प्रति रुचि विकसित करना, यह तो सही है। अनुमान लगाने के लिए कौशल को पोषित करना, यह भी सही है। बीजी कौशल में निपुणता, नहीं, ये देखिए न्यूनतम में आएगा, आगे देखते हैं। लेकिन दिक् स्थान संबंधी समझ को पोषित करना, नहीं, ये तो सही है। तो हमारा देखिए ऑप्शन जो सी है वही क्या होगा, न्यूनतम उपयुक्त है। क्या है, बीजी कौशल में निपुणता, तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। दोस्तों नहीं पर ध्यान देना है, नहीं ये पूछा है। ऑप्शन क्या है, नई परिस्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग में विद्यार्थियों को सक्षम बनाने में सहायता करना, सही है। सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित करना, यह भी सही है। रट कर याद करने को प्रोत्साहित करना, नहीं। बच्चे के चिंतन को प्रोत्साहित करना, सही। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही। दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन है, हम जो क्वेश्चन टैग बताया गया था उसके आधार पर भी आसानी से कर सकते हैं, खाली अगर आपको क्वेश्चन टैग याद रहेगा तो, क्योंकि एनसीएफ जो है वो रटने पर बल नहीं रहता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से गणित में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है? अन्वेषण, ठीक है, सूत्रीकरण है, प्रक्रिया प्रवाह और अनुमानों की रचना, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वही क्या हो जाएगा? न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है। तो ऑप्शन जो सी है वही क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों। विषय वस्तु एवं सुसंगत शिक्षण प्रक्रियाओं का अंतरिम एवं सामयिक वितरण, पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्य क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना, उचित शैक्षिक संस्थानों की पहचान करना, उनके कक्षा में सम्मिलित करने हेतु योजना बनाना, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार। तो हमारा देखिए यहाँ पे है स्कोप एंड एडॉप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स रिक्वायरमेंट, मतलब शिक्षार्थियों के अनुसार क्या करना चाहिए? एक रणनीति बनाना चाहिए। नहीं, ये चीज नहीं है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन ए है विषय वस्तु सुसंगत शिक्षण प्रक्रियाओं का अंतरिम और सामयिक विवरण। देखिए ये होता है ऑप्शन बी जो है उचित शैक्षणिक, सॉरी ऑप्शन जो बी है पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्य क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना। नहीं, तथ्य के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना, ये देखिए गलत हो जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वही क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 25 गुणे 18 गुणे 4 की तरह दी गई तीन संख्याओं को गुणा करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित तरीके से परिकलन करता है। क्या लिखा है? 25 गुणे 18 गुणे 4, 18 गुणे 25 गुणे 4, 18 गुणे 25 गुणे 4 बराबर 18 गुणे 100 गुणे 1800। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों ने संख्याओं के गुणन के निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्मों का उपयोग किया है? क्रम विनिमय, वितरण, क्रम विनिमय, साचर, वितरण नियम और तत्समक और साचर। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है? क्रम विनिमय और साचर नियम का प्रयोग किया है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, और साचर नियम होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी के। ये हमारा साचर नियम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्रम विनिमय नियम। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है वही क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की विचार प्रक्रिया के गणितीकरण के अर्थ की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है? बहुत सारी गणित जानना बच्चे की विचार प्रक्रिया गणितीकरण है। गणित में अनेक प्रश्नों को हल करने से बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण हो जाएगा। ऑप्शन सी है संख्याओं और उन पर संक्रियाओं का ज्ञान बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। ऑप्शन डी है गणित को बच्चों के जीवन अनुभव का और दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। हमारा ऑप्शन जो बी है, डी जो है वही क्या होगा? सही होगा। बच्चों को क्या करना है? एनसीएफ जो कहता है वो क्या कहता है? बच्चों को जो है उनके व्यवहारिक जीवन से और दैनिक जीवन में जो डेली जो रोजमर्रा का वर्क कर रहा है उनके अनुसार करके सिखाने से क्या होता है? उनके अंदर क्या होता है? सृजनात्मक का विकास होता है और वो बच्चे जल्दी ही कुछ चीजों को क्या करते हैं? समझ लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी है वही क्या होगा? सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए गणित में आकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है छात्रों द्वारा अर्जन दैनिकी लिखना, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण, तीसरा है सत्र अंत परीक्षा। देखिए ये तो नहीं होगी, ये होगी छात्रों द्वारा अर्जन, हाँ होगी, और क्षेत्र भ्रमण होगी, लेकिन क्या सत्र अंत परीक्षा ये किसके अंतर्गत आएगा? योगात्मक आकलन के अंतर्गत आएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए और बी सही है, तो देखिए किसमें आ रहा है हमारा? ऑप्शन डी में, ए और बी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, एक प्राथमिक कक्षा के शिक्षिका ने 536 गुणे 18 के अभिकलन को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उसने निम्नलिखित और 4 प्रश्न अभिकलन के लिए लिखे और पूछा 550 गुणे 10, 550 गुणे 10, 530 गुणे 15 और 550 गुणे 20। विचार कीजिए कि इन 4 अभिकलनों के लिए क्या प्रत्येक का परिणाम 536 गुणे 18 के सटीक परिणाम से अधिक होगा या कम? इस दी हुई परिस्थिति के लिए निम्न में से कौन सा न्यूनतम उपयुक्त है? न्यूनतम उपयुक्त पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है कार्य प्रश्न में जानकारी अपेक्षित है परंतु कोई निश्चित उत्तर नहीं, क्यों? इसका निश्चित उत्तर मिल जाएगा, तो ये क्या होगा? गलत।
इस कार्य से छात्र की सहभागिता में वृद्धि होगी, हाँ तो ये हो सकती है। और गणित की कक्षा से भय मुक्त वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी, देखिए ये पॉइंट गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों से शिक्षिका को उनके विचार प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलेगी, हाँ। लेकिन अगला देखते हैं, गणित में परिशुद्ध उत्तर अपेक्षित है, इसलिए गणित में अनुमान पर आधारित आकलित प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। अब देखिए ये जो है यहां पर क्या होगा, हमारा आंसर जो आएगा वो क्या होगा, सटीक होगा। तो इस आधार पर, ऑप्शन के आधार पर सबसे जो न्यूनतम उपयुक्त है वो क्या हो जाएगा, गणित में परिशुद्ध उत्तर अपेक्षित है, इसलिए गणित में अनुमान पर आधारित प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वही क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन दिया हुआ कथन ए, प्राथमिक कक्षाओं में गुणन सिखाने के लिए क्षेत्रफल मॉडल का उपयोग किया। अगला है कारण, उसमें है क्षेत्रफल मॉडल निदर्श एक संबंधित व्यू सारणी एक दृश्य प्रदर्शन है, अतः यह छात्रों के गुणन की समझ और विवेचन को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही कारण नहीं है ए का, ए और आर दोनों सही है और आर सही कारण है ए का, दोनों सही है, दोनों सही नहीं है और दोनों सही है। अब देखिए कथन और कारण क्या है, दोनों सही है और एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट भी है। तो हमारा ऑप्शन ए है, ए और बी दोनों सही है परंतु आर कारण नहीं है, तो ये तो है, इतना नहीं होगा। अगला है ए और बी, ए और आर दोनों सही है और आर सही कारण है ए का, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, इसका कारण है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 6 और 7 का योग 13 है, 6 और 7 का योग 13 है, या एक उदाहरण है किसका, परिभाषा का, साध प्रतिगप्ति का, मुक्त वाक्य, संयोजन समुच्चय बोधक का। तो देखिए ये दोस्तों किसका हो जाएगा, साध या प्रतिगप्ति का, ये हो जाएगा किसका उदाहरण है, साध या प्रतिगप्ति। अब ये क्या होता है, ये जो होता है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स जो होता है, सही या गलत वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, प्रतिगप्ति के अंदर आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब जैसे 6 और 7 का योग 13 होगा, ये बता तो देंगे हाँ या नहीं, अब वो सही होगा कि गलत होगा ये नहीं पता, लेकिन क्या होगा, किसके अंतर्गत आएगा, प्रतिगप्ति के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित गतिविधि दी, 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार सारणियों में व्यवस्थित कीजिए। इस गतिविधि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है, आयतन, क्षेत्रफल, चौड़ाई, क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप, नमूने, पैटर्न और आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। तो दोस्तों आयताकार कहाँ है, इसका मतलब क्या है, ये प्लेन शेप है, प्लेन शेप में क्या हो गया हमारे स्क्वायर, ये क्या नाम है, आयतन तो होंगे नहीं, उसमें क्या होगा, क्षेत्रफल होगा और परिमाप होगा। अब जहां जहां जिस ऑप्शन में आयतन है उसको एलिमिनेट कर देंगे, सीधे हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखिए आयतन इसमें है तो ये कट गया, ऑप्शन सी में देखिए आयतन दिया हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये 3D में होता है। आयतन इसमें भी है, ये भी कट गया, तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सिद्धांतों के सही क्रम का निरूपण करता है, जैसा कि सोल्टन डीन्स द्वारा दिया गया है। इन्होंने जो निरूपण किया है उसको किस आधार पर व्यवस्थित किया गया, जो सही क्रम है उसे बताना है। पहला है रचनात्मक सिद्धांत, गतिक सिद्धांत, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत और बोधात्मक परिवर्तन सिद्धांत। ऑप्शन बी है बोधात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, गणित परिवर्तिता सिद्धांत, गतिक सिद्धांत और रचनात्मक सिद्धांत। और उसके बाद ऑप्शन सी है गतिक सिद्धांत, बोधात्मक परिवर्तन सिद्धांत, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत और रचनात्मक सिद्धांत। ऑप्शन डी है गतिक सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत, बोधात्मक परिवर्तन सिद्धांत और गणित परिवर्तिता सिद्धांत। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसका क्रम बताना है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है गतिक सिद्धांत, पहले क्या होगा उनका, पहले चरण होगा गतिक सिद्धांत, उसके बाद क्या होगा बोधात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, उसके बाद जो क्या है गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत आएगा, तीसरा स्टेप जो हो जाएगा, चौथा क्रम जो होगा उनका क्या होगा, रचनात्मक सिद्धांत जो होगा वो चौथा स्टेप है। किसका आएगा, जोल्टन डीन्स का। ये उनका क्रम था। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वही क्या होगा, सही होगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गणित में कौन सा अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी की अनुशंसाओं के अनुसार कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते हैं।
नहीं कहा दोस्तों उसे अंडरलाइन करिए या फिर हाईलाइट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है बित्ता से के एक टेबल की लंबाई अपना, मतलब क्या है, हैंड स्पैन का प्रयोग करना, ये तो कर सकते हैं बच्चे कक्षा 2 के। ऑप्शन 2 है दर्शाना कि 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2 के बराबर है। तीसरा है सॉल्विंग करना है 1/2 1/4 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/2, मतलब इसको सॉल्व करना 1/4 प्लस 3/4 को हल करना। ऑप्शन डी है आकृतियों से बने हुए एक प्रतिमान पैटर्न को पूरा करना। तो अब देखिए कक्षा 2 का छात्र है, इसको ध्यान में देखिएगा, कक्षा 2 का छात्र है वो तो ये कर सकता है, हैंड स्पैन का प्रयोग करके क्या करता है, मेज को एक मेजरमेंट कर सकता है। 2 गुणे 3, क्योंकि उसको देखिए बच्चा है, कक्षा 2 का गुणा तो लगभग सीख जाएगा, तो वो ये कर सकता है 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2 के बराबर है, ये कर सकता है। ये किसके अनुसार है, एनसीईआरटी के अनुशंसाओं के अनुसार है, तो ये भी कर सकता है। जबकि कक्षा 2 में उसको अगर भिन्न दे दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, भिन्न का जोड़ नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा, पहले वो उस लेवल अभी सीख ही नहीं रहा है ना अभी, तो वो क्या करेगा, कक्षा 2 का छात्र है वो धीरे धीरे क्या करे, चित्रों के अनुसार या फिर कोई भी पैटर्न्स के अनुसार वो क्या करेगा, अलग अलग शेप और आकृति को जानेगा। तो अभी उसको जब ये बता दिया 1/2 प्लस 3/4 क्या होगा, तो वो ये नहीं कर पाएगा, तो यही क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी में क्या, आकृतियों से बने हुए एक प्रतिमान पैटर्न को पूरा करना, ये तो पैटर्न जो पूरा करना ये इसके अंतर्गत आएगा। जबकि हमारा ऑप्शन जो सी है वही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि नहीं पूछा तो यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारा साथ देते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।